हेलो एवरीवन। आज हम हेमोपोएटिक सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 5 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, प्रोसेस ऑफ हेमोपोएसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। तो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आप सबको आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमें पढ़ना है ब्लड्स के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर में। जैसे कि अगर आपको किसी को ब्लड डोनेट करना हो तो किस चीज़ के बेसिस पर ये डिपेंड होता है कि आप उन्हें ब्लड दे पाओगे या नहीं, तो वो सब हम आगे चैप्टर में जानेंगे। हाँ, एक बात और कि इस चैप्टर में माइंड मैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, काफ़ी ईजी चैप्टर है, तो जहाँ जहाँ कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं बोल दूँगा। चलिए, डेफिनेशन क्या है हेमोपोएटिक सिस्टम का। The hemopoietic system is the network of organs, tissue and cells responsible for producing blood cells in the body। जो आपकी बॉडी में हेमोपोएटिक सिस्टम है वो नेटवर्क ऑफ ऑर्गन से बना होता है। अगर बॉडी को ब्लड बनाना हो तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑर्गन डायरेक्ट ब्लड बना देगा, वहाँ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से एनस के बीच कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही हेमोपोएटिक सिस्टम में बोन मैरो से लेकर फाइनल ब्लड बनने तक नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। और हेमोपोएटिक सिस्टम के और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि एक बार अगर ब्लड बन गया फिर पुराने और डैमेज आरबीसी को फिल्टर करना, इम्यून सेल यानी कि टी सेल को प्रोड्यूस करना, उसको पैथोजन से लड़ने के लिए ट्रेन करना, आरबीसी और प्लेटलेट्स को स्टोर करना और भी काफ़ी कुछ। तो वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे ब्लड को समझने से। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है ताकि वो बॉडी के हर एक पार्ट में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा सके। साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं बॉडी में उसे भी उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता है ब्लड के द्वारा, जहां से वो बॉडी से बाहर निकल सके। तो डेफिनेशन क्या है ब्लड का। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट सर्कुलेट्स थ्रूआउट द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हेमोपोएटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या सब हैं। मतलब हेमोपोएटिक सिस्टम के डेफिनेशन में जो नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स की बात हो रही थी उनके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए हेमोपोएटिक सिस्टम में, बट हमें तो उतना ही पढ़ना है ना जितना हमारे काम का है, इसलिए हम हर टॉपिक को उतना ही पढ़ेंगे जितना अगर उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आया और हम उतना लिख दिए तो हमें फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो पहला कंपोनेंट है बोन मैरो। बोन मैरो बोले तो ब्लड बनने के प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ब्लड बनना स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट क्या है, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इस लाइन को जल्दी से आप याद कर लीजिए। देखिए, जो हमारा ब्लड है वो दो चीज़ से मिलकर बनता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ब्लड सेल्स को देखते हैं। ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद कीजिए कि जो हमारा ब्लड सेल्स है वो 3 टाइप्स का है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो हमारा ब्लड सेल्स होता है वो हमारे बोन मैरो में बनता है। सेकेंड है स्टोर स्टेम सेल्स। देखिए, स्टेम सेल को समझने के लिए डायग्राम की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप बोन को देख पा रहे हो। बोन के अंदर क्या होगा, बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर स्टोर रहता है स्टेम सेल, और इस स्टेम सेल्स के पास कुछ सुपर पावर्स होते हैं, जैसे कि ये खुद का कॉपी बना सकता है। एक स्टेम सेल 2 स्टेम सेल में डिवाइड हो सकता है और फिर 2-4 स्टेम सेल में डिवाइड हो सकते हैं, है ना। खुद को रेप्लिकेट कर सकता है ये। दूसरा सुपर पावर ये है इसके अंदर कि ये खुद को अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि अगर बॉडी को रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत है तो आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेटलेट की ज़रूरत है तो प्लेटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि स्टेम सेल कितने सारे अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। आप ऐसा समझिए कि स्टेम सेल बॉडी के किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है। और तीसरी सुपर पावर ये है इसके अंदर कि ये डैमेज्ड और बीमार सेल्स को बॉडी में से हटाकर खुद उस सेल में कन्वर्ट हो जाता है और उसके प्लेस पर काम में लग जाता है। जनरल नॉलेज के लिए एक बात और आप माइंड में रखो कि ये स्टेम सेल बोन मैरो के साथ साथ कुछ और भी बॉडी पार्ट्स में प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो स्टेम सेल्स के बारे में 3 पॉइंट्स लिखा गया है यहाँ पर। सेल्फ रिन्यू, रेप्लिकेट देमसेल्फ, खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, पता था आपको। डिफ्रेंशिएट, डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, खुद को ज़रूरत पड़ने पर किसी भी सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यह भी पता था आपको। रीजनरेट, रिप्लेस डैमेज
और डिजीज सेल, ये भी पता था आपको। चलिए, बोन मैरो का तीसरा पॉइंट है स्टोर्स आयरन। आपने सुना होगा कि किसी पेशेंट में आयरन की कमी हो जाती है तो उस पेशेंट के बॉडी में आरबीसी काउंट भी घट जाता है, जिससे उस पेशेंट में ब्लड की कमी हो जाती है। तो हम उस पेशेंट को आयरन टॉनिक देते हैं ताकि आरबीसी काउंट बढ़े, जिससे ब्लड लेवल नॉर्मल हो जाए पेशेंट में। तो वो आयरन यहाँ बोन मैरो में स्टोर रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सेकेंड है थाइमस। थाइमस कुछ ऐसा दिखता है। थाइमस को समझने से पहले आप ये समझो कि ब्लड सेल्स हमारे 3 टाइप्स के थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है उसके 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक टाइप्स होता है टी सेल। तो ये टी सेल यहाँ थाइमस में प्रोड्यूस होता है। ये टी सेल का काम होता है हमारे बॉडी में पैथोजन से लड़ना। पैथोजेंस का मतलब हुआ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चलिए, सबसे पहले तो थाइमस में टी सेल प्रोड्यूस होगा, फिर थाइमस में ही डेवलप और मैच्योर होगा। फिर टी सेल का ट्रेनिंग शुरू होता है थाइमस में, क्योंकि टी सेल एक इम्यून सेल है तो इसको ये पता होना चाहिए कि इसका अपना कौन है और पराया कौन है। पराया यानी कि पैथोजेंस जो डिजीज कॉज कर सकते हैं बॉडी में, जिस पर इसको अटैक करना है, लाइक पैथोजन एंड फॉरेजन पार्टिकल। तो थाइमस के लिए स्लाइड में क्या सब लिखा गया है, प्रोड्यूस इम्यून सेल यानी कि टी सेल, पता है आपको। डेवलप एंड मैच्योर टी सेल इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, ये भी पता था आपको। ट्रेन इम्यून सेल, ये भी पता है आपको। इम्यून सेल कौन है, वो टी सेल है। टू रिकॉग्नाइज सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ, ये भी पता है अपनों को और पराये को पहचान सके वो। चलिए, थर्ड है स्प्लीन। देखिए, थाइमस, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स आपके लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ बस इंट्रोडक्शन है उनका। जैसे स्प्लीन का काम है ब्लड को फिल्टर करना, जो भी ओल्ड और डैमेज्ड आरबीसी हैं उनको रिमूव करना, अपने अंदर आरबीसी और प्लेटलेट्स को स्टोर करना, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना। स्प्लीन के अंदर एंटीबॉडीज़ है तो ये पैथोजिन और फॉरेजिन सब्सटेंस को रिमूव करेगा बॉडी से, है ना, ऑब्वियस सी बात है। चौथा है लिम्फ नोड। ये लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करता है। लिम्फ फ्लूइड का काम होता है एक्सेस वाटर को टिश्यू से कलेक्ट करना और ब्लड तक पहुंचाना। वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिर है रिमूव पैथोजेंस एंड फॉरेजिन सब्सटेंसेस, एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। चलिए, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार पढ़िए पूरे स्लाइड्स को। चलिए, अब देखते हैं हेमियोपैथिक सिस्टम के फंक्शंस क्या सब हैं। देखिएगा, ये सब आपको पहले से पता होगा। तो फंक्शंस तो वही होंगे ना जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वही सबको इसके फंक्शन में आप डाल सकते हो। जैसे कि ब्लड सेल प्रोडक्शन, प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, वाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। दूसरा क्या है, इम्यून सिस्टम रेगुलेशन, डेवलप्स एंड रेगुलेट्स इम्यून सेल्स टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। तीसरा है ब्लड फिल्ट्रेशन, रिमूव्स डैमेज्ड और ओल्ड आरबीसी, प्लेटलेट एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। फोर्थ है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, आरबीसी कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी पता था आपको। पांचवा है रिमूवल ऑफ पैथोजिन एंड वेस्ट, ये भी आपको पता है, रिमूव्स पैथोजिन, टॉक्सिन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। कितना ईजी था, सब कुछ आपको पहले से पता था। बहुत बढ़िया। वीडियो को पॉज कीजिए और प्राइमरी फंक्शन को एक बार पढ़िए खुद से। चलिए, अब कवर करते हैं कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड को। मेरे ख्याल से आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अब तक समझ आ गया होगा कि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना और फिर एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस चैप्टर में भी आपको ब्लड के बारे में ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है ब्लड के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो ब्लड को ऐसे समझिए कि ब्लड एक डिलीवरी ट्रक है। तो डिलीवरी ट्रक का काम क्या होगा, सामानों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना। और जो प्लाज्मा है ब्लड में वो ट्रक का फ्यूल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। और जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन कंटेनर है। तो ऑक्सीजन कंटेनर में क्या स्टोर होता होगा, ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है। ऑक्सीजन कंटेनर जब उसका नाम है तो उसके अंदर ऑक्सीजन स्टोर होगा। ठीक है, तो जो हमारा ट्रक है उसमें फ्यूल जाएगा प्लाज्मा का, ऑक्सीजन कंटेनर जाएगा आरबीसी का,
है ना। और जो WBC है वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी ट्रक पर ही रहेगा इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। और जो प्लेटलेट्स है वो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं, ज़रूरत पड़ने पर ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। तो समझ में आ गया सबको, ब्लड हमारा डिलीवरी ट्रक है, प्लाज्मा उसका फ्यूल है, RBC ऑक्सीजन कंटेनर है, WBC सिक्योरिटी गार्ड है जो कि इम्यून सेल होता है। WBC इम्यून सेल्स होता है, ध्यान रखना है। प्लेटलेट्स इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। प्लेटलेट क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्डर, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स पे। कंपोजिशन यानी कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% होता है ब्लड में, यानी कि एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो होता है ब्लड का वो प्लाज्मा लेके रखता है 55%। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखना है। और बाकी का जो 45% है उसमें ब्लड सेल्स आते हैं। ब्लड सेल्स यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स। मैं वापस से फुल फॉर्म दोहरा रहा हूँ, आपको याद हो गया होगा अब तक मेरे ख्याल से। RBC का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, WBC का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। चलिए, कंपोजिशन ऑफ ब्लड हमें समझ में आ गया। 55% प्लाज्मा होता है और 45% बाकी के ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में क्या सब आते हैं? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। एक बात और ध्यान में रखने वाला है आपको कि जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में RBC बोलते हैं और इसे इलेक्ट्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अगर आप किसी पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें RBC नहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है, बट मैक्सिमम केस में वहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स लिखा रहता है। मेडिकल टर्म में यूज होने वाला वर्ड है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि जो RBC होता है उसे एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, जो WBC होता है उसे ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और जो प्लेटलेट्स होता है उसे थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। पैथोलॉजी के सारे रिपोर्ट्स में आपको इन्हीं टर्म का यूज़ दिखेगा, इसलिए याद कर लीजिएगा इसको। वापस से दोहरा रहा हूँ, रेड ब्लड सेल जिसको शॉर्ट में RBC बोलते हैं और मेडिकल टर्म में उसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल शॉर्ट फॉर्म में WBC, मेडिकल टर्म में वर्ड यूज होता है ल्यूकोसाइट। थर्ड है प्लेटलेट्स और मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं इसे थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखिए फंक्शंस ऑफ ब्लड्स क्या हैं। देखिएगा ये सब भी आपको पहले से पता होगा। कैरीज ऑक्सीजन टू बॉडी पार्ट्स, पता था। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये भी पता था। फाइट इन्फेक्शन, कौन फाइट करेगा? WBC, ये भी पता था। स्टॉप ब्लीडिंग, कौन हेल्प करेगा? प्लेटलेट्स, ये भी पता था। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी ब्लड हेल्प करता है। क्यों, कैसे करता है? कि जो आपका नर्व्स है, वैन है और जो कैपिलरीज है जहाँ पे आपका ब्लड पूरा बॉडी में घूमते रहता है, सर्कुलेट करते रहता है, वो पूरा बॉडी में जाल की तरह बिछा हुआ है ना। अगर आपको गर्मी लग रहा हो और आप सोचिए एक बार, अगर आपको गर्मी लग रहा हो और आपकी पूरे बॉडी को एकदम लिक्विड है, कोई लिक्विड है चारों तरफ से घेरा हुआ है, सिंपल वर्ड में आपको समझा रहा हूँ, घेरा हुआ है, तो जो लिक्विड है वो कुछ ना कुछ तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकता है ना। वही अगर ठंड है तो आपका जो ब्लड होगा वो गर्म होगा। जो आपको दिखता है कि आपका बॉडी एकदम अंदर से गर्म गर्म रहता है, वो हीट प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? काफ़ी कुछ अंदर मैकेनिज्म में हीट प्रोड्यूस करने का, बट जो मेजर रोल है पूरा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का, वो ब्लड का ही होता है। वो लिक्विड पार्ट है और वो पूरा जो बॉडी है उसमें घुमा हुआ रहता है। आप बस ऐसे समझिए। फिर 6th है मेंटेन्स हेल्दी ब्लड प्रेशर। अब देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर हम लोग किसी पेशेंट का अगर मेज़र करते हैं तो क्या मेज़र करते हैं कि आपके नसों में ब्लड कितने प्रेशर से सर्कुलेट कर रहा है ना। जो आपका हार्ट है वो कितने प्रेशर से ब्लड को पंप कर रहा है, तो उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर है तो उसमें मेजर रोल तो ब्लड का ही है ना, उससे मेंटेन करने के लिए, है ना। तो वो लाइन यहाँ लिखा हुआ है, मेंटेन्स हेल्दी ब्लड प्रेशर। फंक्शंस ऑफ ब्लड भी आपको याद होने चाहिए। जो ये सब है, ये सब आपका बेस है चैप्टर को आगे समझने के लिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और पूरे स्लाइड को पढ़िए एक बार खुद से। तो हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स क्या सब था? प्लाज्मा और ब्लड सेल। तो एक एक करके हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे और फिर ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड सेल्स यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा को, जो कि 55% वॉल्यूम कवर करता है पूरे ब्लड का। और ये प्लाज्मा ही है जिसके कारण जो हमारा ब्लड है वो लिक्विड की तरह शो होता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर पाता है। अगर प्लाज्मा नहीं रहेगा तो फिर ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, है ना। RBC, WBC और प्लेटलेट्स में वो कैपेबल नहीं होते हैं फ्लो करने के लिए, है ना। वो थोड़ा गहरा, फिर क्या होगा कि ब्लड गहरा हो जाएगा।
इसलिए प्लाज्मा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा का मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर ही रहता है ताकि लिक्विड फॉर्म दे सके ब्लड को। तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट मेक्स अप अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। पता था आपको? इट इज अ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड दैट कैरीज सेल्स। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब होता है कि लाइट येलो। इट इज अ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड दैट कैरीज सेल्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो ब्लड है, ब्लड, ये जो प्लाज्मा है, इसी के कारण जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में है और उसी में ब्लड में ही आपका ये सारा चीज़ यानी कि सेल, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, गैस, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब उसमें ही बह रहा है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड अदर वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, है ना, वही है। अब प्लाज्मा के कंपोनेंट्स क्या सब है, यानी कि प्लाज्मा में होते क्या सब है। पहला है वाटर। द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। ठीक है, पता था पहले से आपको। दूसरा है प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन इसमें रहता है, अब बस याद कर लीजिए। इसके प्रोटीन के जो नाम है उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप बस याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो आप ये लिख सको। प्रोटीन क्या सब है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। न्यूट्रिएंट्स क्या सब है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। हार्मोन्स क्या सब है, इंसुलिन, थायराइड हार्मोन्स एंड एड्रीनालिन। गैसेस क्या सब है, ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या सब है, यूरिया और क्रिएटिनाइन। फिर है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आप देखेंगे पेशेंट को इलेक्ट्रोल पाउडर पिलाते हैं हम लोग अगर उसको लूज मोशन हो जाता है तो, या फिर वीकनेस फील होता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पाउडर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये वही इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह। चलिए अब देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा क्या सब है। ट्रांसपोर्टेशन पता है आपको, फैसिलिटेट आरबीसी फ्लो, आरबीसी को फ्लो करने में हेल्प करता है, ये भी पता है आपको। ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस, ये भी पता है आपको। फ्लूइड बैलेंस, देखिए इसका मतलब हुआ बॉडी में जितना लीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए उस वॉल्यूम को मेंटेन रखता है। कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड रहता है हेल्दी बॉडी में, 4.5 से 5.5 लीटर्स। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। फिर है इम्यून फंक्शन सपोर्ट, पता है आपको क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ को फ्लो करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है उन्हें। चलिए फिर है ब्लड क्लॉटिंग सपोर्ट। इसमें जो फाइब्रिनोजेन है वो एक तरह का प्रोटीन है जो कि लीवर में प्रोड्यूस होता है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल रहता है। कोएगुलेशन का मतलब हुआ जेली लाइक सब्सटेंस को फॉर्म करना या फिर फॉर्म होना, जिसे ही क्लॉटिंग बोलते हैं। फिर है रेगुलेशन, मेंटेन्स ब्लड पीएच, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होना चाहिए ब्लड का, अप्रॉक्स 7.6 atm एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, खैर अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पासिंग थ्रू a semi-permeable membrane into a more concentrated solution। समझ में आया, नहीं आया इसलिए मैं बोल रहा था, आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, रहने देते हैं। आप बस ये समझिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में हेल्पफुल रहता है कौन, प्लाज्मा। अब चलते हैं ब्लड, जो हमारा ब्लड सेल्स था वो 3 टाइप का था, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। देखिए इनके बारे में आने वाले स्लाइड्स में हम लोग पढ़ने वाले, यानी कि अभी कुछ देर में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है इनको डिटेल में पढ़ने के लिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए हम यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपका जो माइंड है वो सब कॉन्शियसली इसको याद करता रहे, ताकि लेक्चर के साथ आपको हर एक चीज़ याद हो जाए। रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, काम क्या सब है इसका, कैरी ऑक्सीजन, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, मेंटेन पीएच बैलेंस। देखिए थोड़ा समझ लीजिए, ये जो सेकेंड पॉइंट है रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। देखिए आप सांस लीजिए, ऐसे सांस लीजिए, आप सांस लिए फिर छोड़िए, आपको पता होगा कि जब आप इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन अंदर जा रहा होता है और जब एक्सहेल करते हो, सांस को बाहर छोड़ते हो, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है आपके सांसों से। तो इतना फास्ट में जो एक्सचेंज कैसे हो गया, मतलब हवा में से ऑक्सीजन कहाँ गायब हो गया, फिर उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ गया आपके सांसों में। तो जैसे आप सांस लेते हैं तो लंग्स में पहले से आप ऐसा सोचिए कि वहाँ पे लिफ्ट है। लिफ्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ से सांस ले रहे हैं तो लिफ्ट वहाँ चले गया, लिफ्ट जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लिफ्ट का गेट खुला और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिफ्ट में चले आया।
आपके सांसों में, आप छोड़े तो वो निकल गया, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है आपके लंग्स में, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, सांस ले जाएगा, ऑक्सीजन जितना आरबीसी है वो ऑक्सीजन ले लेगा, जो आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के पहले से आपके बॉडी में, मतलब आपके बॉडी में घूम रहा था, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट किया, वो कलेक्ट करने के बाद आपके लंग्स में आ गया, वो वहाँ खड़ा है कि आप सांस लीजिए। सांस लेने पे जैसे आप सांस लिए अंदर, तो आपके पास जितना ऑक्सीजन है सांस में वो आरबीसी ले लेगा, और उसके पास जो फालतू का कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको छोड़ देगा, वापस से आप ले जाइए। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन होता है उसको अंदर लेके चले जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर फेंक देता है। तो यहाँ वही पॉइंट है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। होप आप समझ पा रहे होंगे, इतना अच्छे तरीके से और सिंपल वर्ड में मुझे नहीं लगता कोई पढ़ा पाएगा, कोई नहीं पढ़ा पाएगा इतना सिंपल वे में। हम जितना सिंपलेस्ट वे हो सकता है आपको उतना सिंपलेस्ट वे में बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं। चलिए, सेकंड है वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC। क्या है, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म में, ल्यूकोसाइट। आरबीसी को क्या बोलते थे, एरिथ्रोसाइट्स। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल हमारा सिक्योरिटी गार्ड था। तो क्या करेगा, ये फाइट करेगा किससे, इन्फेक्शन से, पैथोजन से, एंटीबॉडी, ये एक एंटीबॉडीज होता है, ठीक ना। देखिए कैसा पॉइंट है, फाइट इन्फेक्शन। सेकंड पॉइंट है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, पता है, रिमूव पैथोजेंस को भगा देगा, सिक्योरिटी गार्ड है यार। पैथोजन हमारे लिए बुरा है, हमें डिजीज काउज कर सकता है, तो सिक्योरिटी गार्ड इसको भगाएगा ना। तो व्हाइट ब्लड सेल वही है। थर्ड है प्लेटलेट्स। क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। काम क्या होता है, फॉर्म ब्लड क्लॉट्स। पता था आपको, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट करता है, ब्लड को बहने से रोकता है। आपके स्किन में अगर कहीं पे कट लग गया, ब्लड क्लॉटिंग भी आगे हमारा एक सेपरेट टॉपिक है सिलेबस में, ब्लड क्लॉटिंग इसी चैप्टर में, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी समझिए आप कि जो आपका प्लेटलेट है, आपको कहीं पे कट लग गया, आप ऐसे हाथ से कट को दाब देते हो, जहाँ पे कट गया ना, खून बह रहा होता है, आप ऐसे हाथ से दाब देते हो। तो वहाँ से हाथ से आप दाब देते हो तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो तो रुक गया, बट जो कट है, छेद हो गया आपके वहाँ पे, छेद कैसे बंद होगा। तो वहीं पे क्या होता है, प्लेटलेट सब आकर के वहाँ जमा हो जाता है, आपस में उलझ जाता है, तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्म हो जाता है ना। खून का थक्का क्या होता है, वो थक्का बाद में जब आपका घाव थोड़ा ठीक होने लगता है तो ऊपर में आपको ब्लैक कलर का दिखेगा कि जो थोड़ा हार्ड सब्सटेंस होने लगता है, फिर वो नोचता है काफ़ी। तो वही रहता है आपका प्लेटलेट्स वगैरह, जो कि स्किन के ऊपर में जमा हो जाता है, और फिर धीरे धीरे करके स्किन के ऊपर ये सूखने लगता है, सूख करके वो जो ब्लैक कलर का रहता है वो बाहर निकल जाता है, तो वो प्लेटलेट्स ही रहता है। क्या है, फॉर्म्स ब्लड क्लॉट्स, स्टॉप ब्लीडिंग, मेंटेन वास्कुलर इंटीग्रिटी। वास्कुलर का मतलब हुआ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी कि नस जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है। तो मेंटेन वास्कुलर इंटीग्रिटी का मतलब हुआ वास्कुलर इंजरी में प्लेटलेट का क्लॉट फॉर्म करके एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा स्लाइड्स को एक बार खुद से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अब है प्रोसेस ऑफ हेमोपोएसिस। बहुत इजी टॉपिक है। देखिए, हेमोपोएसिस वो प्रोसेस है जिससे हमारा बॉडी ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है। दैट्स इट, हो गया, यही है हेमोपोएसिस। स्लाइड्स को पढ़ने से पहले समझिए पूरे प्रोसेस को। अब अगर हेमोपोएसिस का प्रोसेस हो रहा है तो कुछ स्टेप्स में होगा, है ना। तो हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप पर, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि बोन मैरो में, जहाँ पर प्रोड्यूस होता है स्टेम सेल। तो स्टेप 1 में बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल प्रोड्यूस होगा और खुद को डिवाइड करना शुरू करेगा ताकि पॉपुलेशन बढ़ सके उसका, क्योंकि आगे चल के उसी को तो अलग अलग सेल में कन्वर्ट होना है, तो पॉपुलेशन का बढ़ना तो इंपॉर्टेंट है उसके लिए। स्टेम सेल डिवाइड कर सकता है खुद को, हमने पहले पढ़ रखा है। सेकेंड स्टेप में स्टेम सेल 2 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बाद में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनेंगे। ठीक है, कौन कौन है वो 2 स्पेसिफिक सेल्स टाइप्स। पहला है लिम्फोइड प्रोजेनेटेड सेल्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलपीसी बोलते हैं। दूसरा है माइलोइड प्रोजेनेटेड सेल्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमपीसी बोलते हैं। अब स्टेप 3 में ये सेल ग्रो करेंगे और मैच्योर होंगे। फिर स्टेप 4 में सेल्स अपने अपने फंक्शंस को चूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में डिवाइड हो जाएंगे। स्टेप 5 में जो डिवाइड हो चुके मैच्योर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएंगे और अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। लास्ट स्टेप में जो ओल्ड और डैमेज हो चुके ब्लड सेल्स होंगे उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा बॉडी से। फिर लोकेशन ऑफ हेमोपोएसिस क्या सब हो जाएगा, बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड। देखिए, इन सब के बारे में भी आपको पहले से पता था
कितना इजी तरीके से हमने प्रोसेस ऑफ हेमोपोएसिस को कवर कर लिया। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और पूरे स्लाइड्स को पढ़िए एक बार। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फर्स्ट है हमारा आरबीसी। आरबीसी के बारे में दो बातें ध्यान में रखिएगा। पहला कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और दूसरा कि इसका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। 120 डेज को अगर हम लोग मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 4 मंथ आएगा, है ना। एक मंथ में 30 डेज होता है, तो 4 मंथ में 120 डेज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने का। इसके अलावा पूरे स्लाइड्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है जो आपको पहले से नहीं पता हो। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और पूरे स्लाइड्स को पढ़िए, देखिए हर एक चीज़ आपको पहले से आता है। फिर है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल। इसके बारे में सब कुछ आपको पहले से आता है। लाइफ स्पेन पे ध्यान रखिएगा कि लाइफ स्पेन कितना दिन का होता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए देखिए स्लाइड्स को पढ़िए एक बार। फिर है प्लेटलेट्स। इसके बारे में भी सब कुछ आपको पहले से पता है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए पूरे स्लाइड्स को। फिर है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसके बारे में भी सब कुछ आपको पहले से पता है कि आपके बॉडी में कहीं पे कट लगता है तो फिर वहाँ पे ब्लड कैसे क्लॉट करता है, तो और उसके ऊपर में ब्लैक ब्लैक आपका एक लेयर आ जाता है ना। तो वो सब आपको पहले से हर एक चीज़ पहले से पता है। बस आप ऐसा करो, पूरे स्लाइड्स को पॉज करो और पढ़ो। हमारा लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। इसे अच्छे से समझने के लिए मुझे आपको पेन पेपर पर ले जाना होगा, तो चलिए पेन पेपर पे समझते हैं। अभी हम जानने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वो कौन सा फैक्टर्स है जो ये डिसाइड करता है कि पेशेंट को कौन सा ब्लड चढ़ेगा। ब्लड चढ़ाने के प्रोसेस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ब्लड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला एबीओ सिस्टम और दूसरा आरएच सिस्टम। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम, एकदम क्रिस्टल क्लियर सबको समझ में आने वाला है। चलो ध्यान से देखना। इसके बाद जब हम नोट्स पर जाएंगे, जो हमारा स्लाइड्स है पीडीएफ का, तो फिर आपको यहाँ से समझ में आएगा। ये समझिए ऐसा कि ये आपका माइंड मैप हो रहा है ना। माइंड मैप को समझिए अच्छे से। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अच्छे टीचर ठीक से समझा नहीं पाते हैं। आप यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा, बहुत मुश्किल होता है। लास्ट ऑप्शन स्टूडेंट के पास रहता है कि इसको फिर रटना पड़ेगा, है ना। इसलिए ध्यान से देखिए, 5-6 मिनट में आपको क्लियर कर देंगे सारा चीज़। देखिए ब्लड ग्रुपिंग के 2 सिस्टम होते हैं। पहला एबीओ सिस्टम, इसमें ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? 4 तरह के होते हैं। पहला ब्लड ग्रुप ए, दूसरा ब्लड ग्रुप बी, तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी, और चौथा ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर है? 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, फिर ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है। दूसरा है आरएच सिस्टम। क्या है? आरएच सिस्टम। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये किया गया है, जो आपका ब्लड ग्रुप ए है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। एबीओ सिस्टम में हम क्या बोलेंगे? ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। और आरएच सिस्टम में क्या बोलेंगे? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। वैसे ही बी को क्या बोलेंगे? चलिए बोलिए मेरे साथ। बी को बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ए बी को क्या बोलेंगे? ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। वैसे ओ को क्या बोलेंगे? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। आगे बात समझ में? ये इसको मान लीजिए आपका स्टेप 1। स्टेप 1 आप ये याद कीजिए, ठीक है। यानी कि ब्लड ग्रुपिंग का 2 सिस्टम है, एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। क्लियर है? अब चलते हैं स्टेप 2 पर। पहले हम देखेंगे एबीओ सिस्टम को, फिर जाएंगे आरएच सिस्टम पर, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले देखते हैं एबीओ सिस्टम।
इसको ABO सिस्टम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ब्लड ग्रुप AB और O मौजूद हैं, है ना। ये रहा A और ये रहा B, ठीक है, और AB तो है ही और एक O, इसलिए इसको ABO सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। ये याद कर लिया ना वीडियो को पॉज करके? चलिए ये याद कर लेना है ध्यान से, कि किसी को ऐसे बिना याद किए आगे नहीं बढ़ना है। सिंपल तो है, 2 तरह का सिस्टम होता है, और क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये सब देखते हुए फिर आगे बढ़ना है। फिर स्टेप 2 पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा RBC, ठीक है, ये रहा हमारा RBC। अब ध्यान से देखिए, ब्लड में 2 कंपोनेंट होता है, एक एंटीजन और एंटीबॉडीज। एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडीज। चलिए अब ये आप याद कीजिए, एंटीजन और एंटीबॉडीज, क्लियर है। अभी हम लोग ABO सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ABO सिस्टम के बारे में ही जानना है। RH सिस्टम के बारे में अगर माइंड में पहले से पूछे तो उसको निकाल दीजिए बाहर, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये याद रखिए कि जो एंटीजन है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है लॉलीपॉप के शेप का, है ना समझने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, और दूसरा है काजू कतली शेप का। काजू कतली में होता है ना, एक स्वीट होता है, मिठाई होता है एक, ठीक है, एक लॉलीपॉप के शेप का और एक काजू कतली के शेप का, क्लियर है। और जो एंटीबॉडीज़ है, तो एंटीबॉडीज़ में ऐसा शेप होता है वो शेप इसमें सेट हो जाए। वो बचपन में हम लोग पजल सॉल्व किए थे ना बॉक्स का, वैसा ही है। तो ऐसा कौन सा शेप होगा जिसमें ये लॉलीपॉप का शेप फिक्स हो जाए? तो वो एंटीबॉडीज़ होता है इस शेप का, ये ऊपर से आके इसमें फिट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज़ इसके लिए। वैसे ही अगर ये एंटीजन है तो इसके लिए कौन सा एंटीबॉडीज़ होगा, किस शेप का? तो वो ब्लड में वाई शेप का होता है, ऐसा शेप का होता है। तो क्या ये दोनों फिट हो सकते हैं दूसरे में? बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखिए, ये जो लॉलीपॉप शेप का है इसको हम लोग बोलते हैं A एंटीजन, और ये जो काजू कतली शेप का है इसको हम लोग बोलेंगे B एंटीजन। कितना ईजी है। फिर देखिए, क्योंकि ये इसके शेप में जो आपका लॉलीपॉप का शेप है ये इसमें मतलब सेट हो सकता है पूरे तरीके से, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये एंटीबॉडीज़ है ना, तो हम लोग बोलेंगे A एंटीबॉडीज़, A एंटीबॉडी। और इसको क्या बोलेंगे, ये B में सेट हो सकता है तो इसको बोलेंगे B एंटीबॉडी। अब देखिए क्या है कि इसमें ये एंटीबॉडीज़ है, यानी A एंटीबॉडी, यानी A के लिए ये एंटी है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये एंटी पार्टी है, तो एंटी पार्टी का मतलब हुआ कि ये और ये दोनों में मेल नहीं बैठता है। अगर ये दोनों एक ब्लड में रहेंगे तो जिस इंसान के बॉडी में ये दोनों एक साथ हुए तो वो इंसान को मार देंगे। उनका क्या होगा कि अगर ये दोनों एक ही ब्लड में, अगर मानिए ये क्या होता है, पहले आप ये समझिए, ये रहा आपका RBC, तो ये जो एंटीजन होता है वो यहाँ पे RBC के ऊपर में रहता है। ये लॉलीपॉप के शेप का है तो क्या हो जाएगा, A एंटीजन। वैसे B को देखिए, B क्या है, बर्फ़ी यानी कि काजू कतली शेप का है, तो ये क्या हो जाएगा, B एंटीजन। और जो एंटीबॉडीज़ होता है वो प्लाज्मा में होता है। जैसे कि ये आपका नस है, इसमें बहुत सारा ब्लड बह रहा है, तो इसी में क्या होगा कि RBC भी है, WBC भी है, प्लेटलेट्स भी है ना, प्लेटलेट्स भी है। वही प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ भी होता है ब्लड के प्लाज्मा में। तो वैसे इसके बगल में एंटीबॉडीज़ भी होगा, लाइक ये वाला, और फिर ये वाइट सेप वाला जो कि काजू कतली के लिए था, ठीक है। तो एंटीजन क्या होते हैं, RBC के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई भी इंसान में एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दोनों अगर एक साथ रहे, लाइक A एंटीजन है तो A एंटीबॉडीज रहेगा, तो वैसा कोई पर्सन अगर हुआ तो वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रह सकता। यानी कि ऐसा ब्लड एग्जिस्ट करना जिसमें ये दोनों एंटीजन हो और ये दोनों एंटीबॉडीज हो, वो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए रीज़न क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि A एंटीजन और A एंटीबॉडीज एक साथ नहीं हो सकते हैं। ब्लड में क्या होता है कि ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो अगर ऐसा कोई RBC रहता है जिसके ऊपर A एंटीजन हो और उसके प्लाज्मा में ऐसा शेप का एंटीबॉडीज हो, तो क्या होगा कि ये आकर के इसमें फंस जाता है, और जब ये आके इसमें फंसेगा तो बहुत सारा RBC होगा जिसके ऊपर ये होगा, और बहुत सारा एंटीबॉडीज होगा प्लाज्मा में, तो ये सब आपस में ही उलझ जाते हैं, और उलझने के बाद क्लॉट फॉर्म कर देते हैं, जिससे
पेशेंट का जो नस है वो ब्लॉक होता है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर देखिए, पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि हमारे पास एंटीजन दो तरह के हैं और एंटीबॉडीज़ भी दो तरह के हैं। कितना सिंपल है, लॉलीपॉप वाला ए एंटीजन और काजू कतली वाला बी एंटीजन। वैसे ही ऐसा शेप जो लॉलीपॉप में फिट हो जाए वो ए एंटीबॉडीज़, और ऐसा शेप जो काजू कतली में सेट हो जाए तो वो बी एंटीबॉडी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के लिए ब्लड ग्रुप ए को। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ए का आरबीसी। ठीक है ना, ये इसी शेप का रहता है ना, डिस्क शेप का रहता है। तो अगर हम लोग बोलेंगे इसके अंदर देखते हैं कि एंटीजन कौन सा है, एंटीजन और एंटीबॉडी। आप देखिए एंटीजन कौन से प्रेजेंट होंगे, ए है तो हमने पढ़ा कि इसे ए एंटीजन बोलते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप ए के ऊपर ये वाला एंटीजन प्रेजेंट होता है। एंटीजन उसको बोलते हैं जो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, और एंटीबॉडीज जो कि प्लाज्मा में फ्लोट करता है। क्लियर है। तो अब देखिए एंटीजन कौन सा है इसके पास लॉलीपॉप वाला एंटीजन है जिसको ए एंटीजन बोलते हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या होता है, चलिए आपको जो हम इससे पहले पूरा चैप्टर में पढ़ा रहे हैं इतना देर से कि एंटीबॉडीज़ क्या होता है। एंटीबॉडीज़ आपको डिजीज़ से लड़ने में मदद करता है ना। तो बॉडी के लिए एंटीबॉडीज़ तो हेल्पफुल है, तो इसलिए बॉडी चाहता है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ अपने अंदर रख सके। बट एक क्राइटेरिया है कि जो एंटीजन ब्लड में जो एंटीजन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होगा वो एंटीजन वो अपने बॉडी में नहीं रह सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर ए एंटीजन के पास देखिए दो तरह का एंटीबॉडीज़ है हमारे पास। तो अगर ब्लड ग्रुप ए के पास ये वाला एंटीजन है यानी कि ए एंटीजन है, तो इसके पास क्या ऑप्शन रहा कि वो तो ये नहीं रह सकता है ना, क्योंकि ये लॉलीपॉप वाला इसमें फिट हो जाएगा और क्लॉट फॉर्म कर देगा। तो इसके पास ऑप्शन बचता है कि वो ये वाला ले, यानी कि काजू कतली वाला ये रख सकता है। तो एंटीबॉडीज इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा बी एंटीबॉडीज़। तो यहाँ से हम समझे कि जो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें ए एंटीजन रहता है और बी एंटीबॉडीज रहता है। ए एंटीबॉडीज नहीं रह सकता है क्योंकि एंटीजन के पास प्रेजेंट है वो चीज़, और क्लॉट फॉर्म कर देगा अगर वो इसके अंदर प्रेजेंट हुआ तो। क्लियर है। ये शेप थोड़ा अच्छे से, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ मैनेज करना पड़ रहा है अभी कैमरा को, फिर लाइटनिंग वगैरह को, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो शेप वगैरह मैनेज कीजिए आप। फिर हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल बी का। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप हो गया बी। तो बी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, जल्दी से बोलिए। बी वाला एंटीजन कौन से शेप का था, वो काजू कतली शेप का था। तो ये वाला प्रेजेंट होगा यानी कि बी एंटीजन। और एंटीबॉडीज कौन सा प्रेजेंट होगा, यार बहुत स्मार्ट हो यार आप लोग, तुरंत समझ जाते हो। यानी कि काजू कतली वाला तो वो रख नहीं सकता है, तो उसको रखना पड़ेगा कौन सा, लॉलीपॉप के शेप वाला, जो लॉलीपॉप सेट होता है जिसमें। बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या था, ए एंटीजन। बहुत बढ़िया, कितना इजी था, सब कुछ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या है कि आप ए बी वाला आप लोग बनाइए। चलिए ये रहा ब्लड ग्रुप ए बी। तो ए बी के ऊपर कौन सा एंटीजन रहेगा, ए के ऊपर ए वाला रहता था, बी के ऊपर बी वाला रहता था। तो ए बी के ऊपर क्या रहेगा भैया, इसका मतलब भैया इसमें तो दोनों है, इसमें लॉलीपॉप वाला भी है, इसमें काजू कतली वाला भी होगा, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप है ना, तो इसमें तो दोनों होगा। चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं ये लोग आरबीसी के ऊपर। अगर आप माइक्रोस्कोप के ऊपर देखिएगा तो आपको दिखेगा ये लोग ऐसे रहते हैं। ठीक है, जब हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो एग्जैक्ट कैसे दिखते हैं वो आपको दिखाएंगे हम। तो एंटीजन क्या होगा इसके ऊपर, एंटीजन यानी कि जो इसके ऊपर सरफेस पे है। तो भैया यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे काजू कतली भी है और लॉलीपॉप भी है, यानी कि ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। वहीं पर अगर हम लोग एंटीबॉडीज़ की बात करें तो एंटीबॉडीज़ तो हमारे पास दो टाइप्स के थे, एक लॉलीपॉप के शेप का जो फिट होता और एक काजू कतली जो फिट होता। बट यहाँ पर तो एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, और सर ने बोला कि या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा एंटीबॉडीज़ में। और एक क्राइटेरिया था कि ये दोनों एंटीजन में से कोई जो प्रेजेंट होगा तो वो नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो एंटीबॉडीज़ रख सके। बट बॉडी चाहता है कि एंटीबॉडीज़ रखें ज़्यादा से ज़्यादा, बट इसके पास बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि इसमें कुछ नहीं होता, ये नील होता है। नील मतलब कुछ नहीं। अब चलते हैं ब्लड ग्रुप ओ पे। देखिए ब्लड ग्रुप ओ का एक खासियत है
कि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं रहता, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो 2 तरह के ही ना एंटीजन और एंटीबॉडीज़ थे, एक तो ए वाला और दूसरा बी वाला। ओ वाला तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ओ वाले के पास ना तो इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, एंटीजन नहीं रहता है प्रेजेंट। इसका मतलब बॉडी तो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा रखने के लिए एंटीबॉडीज़, तो इसके पास अगर एक भी नहीं है तो इसका तो बल्ले बल्ले हो गया कि यार भैया हम तो बहुत सारा जितना भी ऑप्शन है भैया सब ले आओ, जितना भी एंटीबॉडीज़ है सब ले आओ, हम सब रख लेंगे। तो एंटीबॉडीज़ फिलहाल तो हमारे पास 2 ही है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों एंटीबॉडीज़ रख लेगा अपने पास, क्योंकि बॉडी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा रखना ताकि वो हेल्दी रहे। तो ब्लड ग्रुप ओ वाले जो इंसान रहते हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, रीज़न आपको पता चल गया कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ रहते हैं, ठीक है। और जो ए बी वाले हैं बेचारे बहुत बीमार पड़ते हैं रीज़न पता है आपको, एंटीबॉडीज़ बेचारा कुछ रख ही नहीं सकता है क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट है दोनों। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं स्टेप 3 पर। तो थोड़ा देर पहले आपको चला पता है कि ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। और RH ग्रुपिंग में आपने सीखा कि सेम यही चारों ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि हम लोग पॉजिटिव कब बोलेंगे और नेगेटिव कब बोलेंगे। देखिए हमारे पास एंटीजन कितने थे, एंटीजन 2 थे, एक लॉलीपॉप, दूसरा काजू कतली। एक और आ गया RH ग्रुपिंग में, इसको बोलते हैं आइसक्रीम वाला, ठीक है। 3 हो गया। अब देखिए ये हमारा था एंटीजन ए, ये था हमारा एंटीजन बी और ये हमारा हो जाएगा एंटीजन RH। दिख रहा है ना अच्छे से? चलिए ये हो गया हमारा एंटीजन ए, ये हो गया एंटीजन बी और ये हो गया एंटीजन RH। याद कीजिए जल्दी, हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, याद करते चलिए। जो लॉलीपॉप वाला है वो एंटीजन ए, जो काजू कतली वाला है वो एंटीजन बी और जो आइसक्रीम वाला है वो है एंटीजन RH। तो अगर RH यानी कि अगर वो पॉजिटिव, अगर हम लोग बोलेंगे ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब हुआ उसके RBC के ऊपर, ये हमारा RBC है और ये पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो हम लोग समझ लीजिए कि इसके ऊपर आइसक्रीम वाला एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कि RH वाला एंटीजन प्रेजेंट है। अच्छा कट गया था क्या? चलिए देखिए, अगर ए पॉजिटिव हो कहीं पर तो हम ये समझ जाइएगा वहाँ पे कि वहाँ पर जो उसका RBC होगा उसके ऊपर ये RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर ए नेगेटिव हो जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ए वाला एंटीजन यानी कि ये वाला लॉलीपॉप वाला एंटीजन, और इसका मतलब नेगेटिव है तो ये एंटीजन नहीं है इसमें प्रेजेंट, यानी कि ये वाला इस शेप का जो एंटीजन था वो इस पर प्रेजेंट नहीं होगा। सिंपल सा बात है, पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन प्रेजेंट है, नेगेटिव का मतलब है RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। एंटीजन वो होता है जो RBC के ऊपर रहता है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, ये RH एंटीजन के, तो इसका जो एंटीजन है RH एंटीजन, इसका शेप होगा ये आइसक्रीम बोलिए, कुल्फ़ी बोलिए, जो बोलिए आप, जैसे आपको याद रहता है। और जो इसका एंटीबॉडीज होता है यानी एंटीबॉडी होता है, आप तो देखिए तो बहुत समझदार हो गए अब आप लोग पढ़ते पढ़ते, तो आप लोगों को पता है कि एंटीबॉडीज़ किस शेप का हो सकता है। सोचिए, वो इस शेप का होता है, क्योंकि एंटीबॉडी उस शेप का होता है जो ये इसमें जाके फिट हो सके और क्लॉट फॉर्म कर सके। ये ब्लड का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है किसी भी चीज़ को पहचानने का। तो ब्लड के ऊपर ये सब एंटीजन रहने के साथ साथ जो पैथोजेंस होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसके ऊपर भी रहता है इस टाइप का शेप, जिससे बॉडी ये पहचानता है कि ये मेरा अपना है कि पराया है। अगर कोई ऐसा बॉडी आता है, ठीक है, जिसके ऊपर ये प्रेजेंट हो, या फिर किसी कोई और शेप का प्रेजेंट हो और उस शेप का एंटीबॉडीज आपके बॉडी में रहेगा, तो ये क्या करेगा, इस सेल को या फिर ये वायरस जो भी रहेगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, मार देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। जो कोविड का वैक्सीन पड़ रहा था आपको, कोविड का वैक्सीन में भी बस यही चीज़ था, जो कोविड के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट था वो एंटीजन से लड़ने के लिए आपके ब्लड को रेडी किया जा रहा था कोविड वैक्सीन देकर के, यानी कि कोविड से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा था आपके ब्लड में। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो एंटीजन हम लोग को चल गया पता है कि कितने 3 तरह के हैं। ये फाइनल है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, इसमें ABO सिस्टम भी हम लोग को हो गया और RH सिस्टम भी हो गया, ये हमारा फाइनल ब्लड ग्रुप निकल गया। और फिर एंटीबॉडीज़ क्या सब हो जाएगा,
देखिए सब कुछ आप लोग पहले से समझ जाते हो। एक ये वाला लॉलीपॉप वाला, दूसरा काजू कतली वाला, और तीसरा ये RH वाला। क्लियर है? इसको बोल देंगे हम लोग A एंटीबॉडीज, इसको बोल देंगे B एंटीबॉडीज, और इसको बोल देंगे RH एंटीबॉडीज। चलिए चलिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें RH सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाए। हम एग्जांपल लेते हैं A पॉजिटिव का। ठीक है, ये हमारा हो गया A पॉजिटिव का RBC। तो A पॉजिटिव के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होंगे? A वाला है तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके ऊपर RH भी प्रेजेंट होगा, RH एंटीजन, जो कि कुल्फी वाला था, आइसक्रीम वाला था। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है इसके ऊपर, ये और ये, यानी कि A एंटीजन और RH एंटीजन। बॉडी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज रखना, इसके पास कौन सा ऑप्शन रहा? तो हमारे पास तीन थे। ये वाला तो कट गया, नहीं हो सकता है क्योंकि ये शेप का है। ये वाला भी कट गया क्योंकि इस शेप का। इसके पास बचा कौन सा ऑप्शन? सिर्फ काजू कतली वाला। को और अच्छे से मैं वहाँ समझाऊंगा जब हम लोग PDF में पढ़ेंगे लेक्चर में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग AB पॉजिटिव का। AB पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके ऊपर A वाला भी है, B वाला भी है, पॉजिटिव है तो इसके ऊपर आइसक्रीम भी लटका हुआ है। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? एंटीजन की बात करें तो लॉलीपॉप भी है यानी कि A, काजू कतली भी है यानी कि B, और आइसक्रीम भी है यानी कि RH। तीनों एंटीजन प्रेजेंट है इसके ऊपर। तो बेचारे के पास एंटीबॉडीज रखने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, तो कुछ होगा ही नहीं इसके पास। वहीं अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, नहीं ये नहीं देखते, हम लोग देखते हैं O नेगेटिव का। तो ये बन गया हमारा O नेगेटिव का RBC। हमें पता है कि O के पास कोई एंटीजन रहता ही नहीं है, और ये नेगेटिव भी है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर RH एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसके ऊपर एंटीजन की बात करें तो एंटीजन कोई प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, वही अगर एंटीबॉडीज़ की बात करें तो पता है बॉडी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ रखना, तो इसका मतलब हुआ इसके पास तीनों ऑप्शन है, यानी कि ये वाला एंटीबॉडी भी रखेगा लॉलीपॉप वाला जो कि A एंटीबॉडीज़ है, दूसरा ये काजू कतली वाला जो कि B एंटीबॉडी है, और तीसरा ये RH वाला जो कि RH एंटीबॉडीज़ है, कुल्फ़ी वाला, आइसक्रीम वाला। समझ रहे हैं आप? बस यही था बेसिक बातें। इसको आप अगर समझ में कहीं नहीं आ रहा है तो वापस से भी एक बार देख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं सीधा लेक्चर में, और वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझते हैं, एकदम धनाधन करेंगे। तो ब्लड्स के बारे में बेसिक बातें पता है आपको, जैसे कि ब्लड के 4 ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। A के ऊपर A एंटीजन होगा, ब्लड ग्रुप B के ऊपर B एंटीजन होगा, AB के ऊपर A एंटीजन और B एंटीजन दोनों होगा, और जो ब्लड ग्रुप O है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। हमने जो RH फैक्टर के बारे में पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप A को पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड किया गया, ब्लड ग्रुप B को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड किया गया, ऐसे ही चारों ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर दिया गया। तो फिर हमारे पास एंटीजन 3 टाइप्स के थे। पहला एंटीजन A जो कि लॉलीपॉप के शेप का था, फिर एंटीजन B जो कि काजू कतली के शेप का था, फिर एंटीजन RH जो कि आइसक्रीम के शेप का था। उसी के शेप के बेसिस पर उनका एंटीबॉडीज़ भी था, हमने ये सब देखा था। तो चलिए अब पढ़ते हैं और प्रॉपर नोट्स बनाते हैं उसका। देखिए ये दोनों लाइन का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में जब ये बात पता नहीं था कि सभी इंसान का ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होता है, उस टाइम अगर कोई पेशेंट बीमार पड़ता था, सीरियस इंजरी होता था उसको, तो अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया है तो उसको अलग से ब्लड चढ़ाना पड़ता था। बट वहाँ पे क्या देखा गया कि अगर 20 या फिर 50 पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो उसमें से कुछ पेशेंट तो ठीक हो जा रहे हैं, बट कुछ पेशेंट की डेथ हो जाती थी। तो वो डेथ का कारण क्या था वो वहाँ समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे बहुत सारा रिसर्च हुआ कि क्या कारण है, क्या रीज़न है कि कुछ पेशेंट रिकवर कर जाते हैं और कुछ पेशेंट की डेथ हो जाती है।
तो यहाँ पे इन दोनों लाइन का वही मतलब है, ऑल ब्लड्स वेयर एज्यूम टू बी सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी ह्यूमन बींग्स में सेम ब्लड है ये माना जाता था पहले। ट्रेजिक कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑकर, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे पेशेंट डेथ कर जाते थे और बहुत सारे पेशेंट रिकवर कर जाते थे। तो क्या रीज़न था, क्या फैक्टर था जिस पे ये डिपेंड होता था कि वो पेशेंट रिकवर करेगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो ब्लड ग्रुप्स जब हमें पता नहीं था तो ये सब प्रॉब्लम आ रहा था। यह है ब्लड ग्रुप का डेफिनेशन। A blood group, also known as blood type, is a classification of blood based on the presence or absence of specific antigen on the surface of red blood cell। यानी कि जो आपका कोई भी ब्लड ग्रुप है वो किस पे डिपेंड करता है, वो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन पे डिपेंड करता है। प्लाज्मा में क्या एंटीबॉडी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है एंटीजन के ऊपर। जैसा एंटीजन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड ग्रुप निकलेगा। ठीक है, जो हम जब चेक करते हैं कि ये ब्लड किसी पेशेंट को चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा तो हम बस आरबीसी के ऊपर का एंटीजन को चेक करते हैं। प्लाज्मा में क्या नहीं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम ब्लड चढ़ाते हैं किसी को तो वहाँ पे क्या करते हैं, मशीन में आरबीसी अलग करते हैं, डब्ल्यूबीसी अलग करते हैं, प्लेटलेट अलग करते हैं और प्लाज्मा को अलग करते हैं। समझ रहे बातों को। तो अगर किसी पेशेंट को ब्लड की नीड है, तो अगर आरबीसी की नीड है तो वहाँ पे आरबीसी को ही बस चढ़ाया जाता है। तो प्लाज्मा में अगर कोई एंटीबॉडी है भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पेशेंट की बॉडी में सिर्फ आरबीसी इंजेक्ट कर रहे हैं, आरबीसी को अलग करके, इसलिए हम लोग हमेशा सिर्फ आरबीसी को चेक करते हैं। ठीक है, चलिए कैटेगरीज ऑफ ब्लड क्या सब था। पहला एबीओ ग्रुपिंग था और दूसरा क्या था, आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग के अंदर ए बी और ओ ब्लड ग्रुप्स आते थे और आरएच ग्रुपिंग में आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव कब होते थे, जब इनके अंदर आइसक्रीम वाला एंटीजन प्रेजेंट होता था। चलिए नेगेटिव कब होता है, जब आइसक्रीम वाला एंटीजन जो कि आरएच एंटीजन था वो एब्सेंट रहता है। आइसक्रीम भी मैं बोल रहा हूँ, साथ ही साथ उसका प्रॉपर नाम भी बोल रहा हूँ, आरएच एंटीजन, ताकि आपको याद रह सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है एंटीजन का डेफिनेशन। सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ आवर रेड ब्लड सेल्स एंड पैथोजन दैट अलाउ फॉर एन इम्यून रिस्पॉन्स, मार्कर्स और आइडेंटिफायर्स फॉर द इम्यून सिस्टम। मैंने आपको बताया था जो कि हमारा आरबीसी होता है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हमारा इम्यून सिस्टम ये मार्क करता है, यानी कि ये आइडेंटिफाई करता है कि ये सामने वाला बंदा अपना है या फिर पराया है ना, इसको सेफ रखना है या फिर इसके ऊपर अटैक करना है। ये एंटीजन को देख के लेता है डिसीजन हमारा बॉडी। ठीक है, तो एंटीजन कितना टाइप का हमने पढ़ा था, पहला था ए एंटीजन, दूसरा था बी एंटीजन और तीसरा था आरएच एंटीजन। ठीक है, ए एंटीजन लॉलीपॉप के शेप का था, बी एंटीजन काजू कतली के शेप का था और आरएच एंटीजन आइसक्रीम के शेप का था। ठीक है, क्लियर है। फिर है एंटीबॉडीज। क्या है डेफिनेशन, प्रोटीन इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी, हमने पढ़ रखा है। मार्क फॉरेजिन एंटीजन्स सो दैट द इम्यून सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय द फॉरेजिन सेल। ठीक है, हमें पता है कि वो एक दूसरे से बाइंड कर लेता है, मतलब वो जो एक दूसरे में जो फंसता है ना, एक दूसरे को जो कवर कर लेता है, वो सेफ ही वैसा होता है, तो उसी को कहा जा रहा है मार्क करना। हम देखेंगे अभी डायग्राम में उसके बारे में भी। कितना टाइप्स का था हमारा एंटीबॉडीज़, 3 टाइप्स का था शेप के अकॉर्डिंग। देखिए ए एंटीबॉडीज़ भी है बीच में, फिर बी एंटीबॉडीज़ भी है और फर्स्ट में आरएच एंटीबॉडीज़ भी है। शेप देख पा रहे हो। चलिए ये लास्ट वाला डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि कैसे जो हमारा ए एंटीबॉडी है वो ए एंटीजन पर अटैक कर रहा है, वो बाइंड कर लेंगे। वहीं पर जो आरएच एंटीबॉडी है और जो बी एंटीबॉडी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि अगर किसी के पास ए एंटीजन है तो उसके अंदर ए एंटीबॉडी नहीं रह सकता है। अगर ए एंटीबॉडी भी चलेगी उसमें तो वो तुरंत अटैक कर देगा और ब्लड क्लॉट हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और पूरे स्लाइड्स को पढ़िए एक बार। चलिए आप देखिए ए बी ओ सिस्टम को, कैसे यहाँ लिखा हुआ है टाइप ए, यानी कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अब इसमें एंटीबॉडीज ऑफ प्लाज्मा में क्या सब है, यानी ब्लड ग्रुप ए में क्या सब एंटीबॉडी है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, ए एंटीजन है। तो ए बी ओ सिस्टम में हमने पढ़ा था, जैसे आपको हम इससे पहले पैन पेपर पर समझाए थे कि पैन पेपर पर सबसे पहले हम लोग ए बी ओ सिस्टम देखे थे, फिर आरएच सिस्टम के साथ देखे थे और फिर दोनों को कंबाइन कर दिया था, जो कि हमारा फाइनल ब्लड ग्रुप निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो पहले ए बी ओ सिस्टम को हम लोग डायग्राम में समझते हैं। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए बी है और ये हमारा ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, हमने पढ़ा था ए के ऊपर क्या होता है,
ए एंटीजन होता है। तो आप देख पा रहे हो डायग्राम में, बी ब्लड ग्रुप पे क्या होता है, बी एंटीजन होता है। ए बी ग्रुप पे ए और बी दोनों होते हैं, आप देख पा रहे हो। और ओ ब्लड ग्रुप पे क्या होता है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो एबीओ सिस्टम में हमारे पास 2 एंटीबॉडीज होते थे। कौन सा, एक ए एंटीबॉडी और एक बी एंटीबॉडी। तो अगर जो आपका एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा में क्या सब होगा, देखिए, तो ब्लड ग्रुप ए में क्या हो रहा है, इसके पास ए एंटीजन है। तो ए एंटीजन है तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ए एंटीबॉडी या तो बी एंटीबॉडी। इसका मतलब इसके पास बी एंटीबॉडी होगा। बी के पास क्या है, बी एंटीजन है, तो इसके पास बी तो रख नहीं सकता है, तो उसके पास ए एंटीबॉडी होगा। और ए एंटीबॉडी देखिए लॉलीपॉप के शेप का है, जो लॉलीपॉप को कैच कर लेता है ना, अपने से अटैच कर लेता है। फिर ए बी के पास क्या, ए बी के पास दोनों है, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। तो इसके पास क्या, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, हमने पहले से ही पढ़ रखा है। अब देखिए ओ को, देखिए ओ के पास क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उसके पास दोनों एंटीबॉडी होगा, है ना। हमने पढ़ रखा था कि ओ वाला बीमार बहुत कम पड़ता है और बी वाला और ए बी वाला जो है वो बीमार पड़ता है काफ़ी। ठीक है, अब देखते हैं कि कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, यानी कि ये किस से ब्लड रिसीव कर सकता है। पहले ब्लड ग्रुप ए को देखते हैं। ए में क्या है, देखिए पहला जो ब्लड ग्रुप ए है तो वो खुद से तो ले नहीं सकता है ना, मतलब किसी और इंसान में अगर सेम टू सेम यानी कि ब्लड ग्रुप ए ही होगा तो वो तो उससे आराम से ले लेता है, एकदम डिट्टो सेम होगा दोनों का ब्लड, है ना। डिट्टो सेम होने के साथ साथ आरबीसी भी सेम होगा, साथ में प्लाज्मा भी सेम होगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए से तो ले ही सकता है, साथ में हम बस आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है हमें बस वो चेक करना है। क्योंकि अगर पेशेंट को हम कभी ये ब्लड देंगे तो ये आरबीसी को अलग से फिल्टर करके सिर्फ आरबीसी उसके बॉडी में इंजेक्ट करेंगे हम, तो इसलिए हम बस आरबीसी को चेक करते हैं। तो अगर हम ए को चेक कर रहे हैं तो ए के पास अब क्या है कि इसका एंटीबॉडी यानी कि जो रिसीव कर रहा है, जो पेशेंट रिसीव करेगा उसके ब्लड में जो एंटीबॉडी है उसको चेक करना है दूसरे जिससे हम ब्लड ले रहे हैं उसके एंटीजन से। ये दोनों मैच नहीं करना चाहिए, है ना। जो दे रहा है, जो डोनर है, उसका प्लाज्मा हम नहीं ले रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जो ब्लड ले रहा है उसके अंदर तो प्लाज्मा रहेगा ना, तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहेंगे, तो इसके एंटीबॉडी से और उसका एंटीजन को कंपेयर करना होता है, तो हम करते हैं कंपेयर। तो फर्स्ट ए का क्या है एंटीबॉडी, ये बर्फी वाला है, ठीक है, यानी कि एंटीजन बी है। ये काजू कतली वाला एंटीबॉडी है, तो हम चेक करते हैं कि किसके किसके एंटीजन के ऊपर काजू कतली प्रेजेंट नहीं है। अगर हम बी को देखें तो बी के ऊपर काजू कतली प्रेजेंट है तो ये क्लॉट फॉर्म कर देगा। ए बी को देखते हैं तो ए बी के ऊपर लॉलीपॉप भी प्रेजेंट है और काजू कतली भी प्रेजेंट है, यानी कि ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बी एंटीजन है तो इसका मतलब ये क्लॉट फॉर्म कर देगा, है ना। बी एंटीजन है तो ये क्लॉट फॉर्म कर देगा, तो हम लोग ए बी को भी नहीं ले सकते हैं। ओ को चेक करते हैं, ओ पे तो कुछ है ही नहीं, है ना, ओ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ओ चले जाएगा यहाँ पे। ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ओ किसी को भी दे सकता है ब्लड। चलिए वैसे बी को चेक करते हैं, बी का एंटीबॉडी, और चेक करते हैं किससे किससे ये ले सकता है। इसके पास क्या है, इसके पास एंटीजन ए का एंटीजन ए का एंटीबॉडी है। इसका मतलब लॉलीपॉप और किसी के आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वो हम नहीं ले सकते हैं। ए का चेक करते हैं, भैया भरा पड़ा है तो ए से नहीं ले सकते हैं। बी से चेक करते हैं, हाँ बी से तो ले सकते हैं, यानी कि बी वाला खुद से तो ले ही सकता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए बी। अब और चेक करते हैं, इसके पास लॉलीपॉप वाला प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे है, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। ओ वाला नहीं, इस पर नहीं है तो ये ले सकते हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है टाइप बी एंड टाइप ओ। ए बी का चेक करते हैं, ए बी में कोई भी एंटीजन नहीं है, ए बी पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं है ना। इस पे एंटीजन दोनों है बट एंटीबॉडी नहीं है। तो अगर हम किसी से अगर किसी से लेंगे तो क्या है, सिर्फ आरबीसी के ऊपर एंटीजन चेक करेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर इसमें कोई यहाँ पे झमेला करने वाला कोई नहीं है, मारपीट करने वाला कोई नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है। इसका मतलब अगर एंटीबॉडी कुछ नहीं है तो यहाँ पर ए भी आएगा, यहाँ पे ए आ गया, बी भी आएगा, यहाँ पे बी आ गया, ए बी भी आएगा, ए बी भी आ गया, ओ आएगा, ओ भी आएगा, ठीक है। अब इससे चेक करते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ से चेक करते हैं कौन सब ले सकता है। इसके पास क्या सब नहीं होना चाहिए, ना तो इसके पास लॉलीपॉप होना चाहिए और ना ही काजू कतली। क्या इसके पास लॉलीपॉप, हाँ लॉलीपॉप है, काजू कतली यार ये भी है, इसमें दोनों है, तो इसका मतलब तीनों में से कोई ब्लड नहीं दे सकता है इसको, सिर्फ ओ वाला को ही दे सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ओनली अदर टाइप ओ, ठीक है, इसे यहाँ लिखा हुआ है। सबसे नीचे में क्या लिखा हुआ है, द डोनर एंटीजन शुड नेवर मैच विथ रेसिपिएंट एंटीबॉडीज। वही जो हम अभी प्रोसेस कर रहे थे, इसका इससे चेक कर रहे थे, इसका इससे चेक कर रहे थे, इसका इससे चेक कर रहे थे, है ना, वही। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, पूरे डायग्राम को एक बार खुद से पढ़िए, खुद से जैसे हम एक एक करके आपको बताए हुए हैं कि कैसे कैसे चेक करना है, वैसे खुद से चेक कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आरएस सिस्टम को।
कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है चारों ब्लड ग्रुप को। तो वही पे यहाँ पे देखिए, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव। आगे समझ में, यहाँ टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप ए बी है, टाइप ओ है। डायग्राम समझ में आ रहा है। चलिए, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, आर एच नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव का लाइन है, ठीक है। लैक आर एच एंटीजन, आर एच एंटीजन इसमें नहीं रहता नेगेटिव। हम क्या बताए थे आर एच एंटीजन के बारे में, अगर आर एच पॉजिटिव है कोई ब्लड ग्रुप, उसके ऊपर आइसक्रीम वाला एंटीजन प्रेजेंट होगा, नेगेटिव है तो नहीं होगा। ये आर एच नेगेटिव है तो लैक ऑफ आर एच एंटीजन होगा, वही बात है। हैज़ आर एच एंटीबॉडीज़, यानी कि बॉडी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ को अपने अंदर रखना। अगर उसके पास उसको ये मौका मिले कि उसके एंटीजन उसके आरबीसी के ऊपर वो आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो जरूर से आर एच एंटीबॉडीज़ अपने अंदर बना कर रखेगा। तो वही बोल रहा है कि हैज़, उसके अंदर आर एच एंटीबॉडीज़ होता है, यानी कि जितना भी नेगेटिव ब्लड है उन सब के अंदर आर एच का एंटीबॉडीज़ रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन ओनली रिसीव फ्रॉम अदर आर एच नेगेटिव ब्लड। क्यों ऐसा लिखा हुआ है, नेगेटिव ब्लड सिर्फ नेगेटिव ब्लड से ही ले सकता है। रीज़न क्या है कि इसके प्लाज्मा में आर एच फैक्टर का एंटीबॉडी बना हुआ है इसके प्लाज्मा में। तो अगर कोई पॉजिटिव वाला, हम पॉजिटिव से नहीं ले सकते ना, अगर पॉजिटिव से लेंगे तो पॉजिटिव के एंटीजन जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन है वो प्रेजेंट है, आर एच एंटीजन, तो वो जैसे यहाँ पे आएगा तो क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, ये सारे उस पर अटैक कर देंगे एंटीबॉडीज़, आर एच एंटीबॉडीज़। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये बस कैन ओनली रिसीव फ्रॉम अदर आर एच नेगेटिव ब्लड, सिर्फ नेगेटिव ब्लड से ही ले सकता है, क्योंकि जो नेगेटिव आरबीसी होगा उसके ऊपर आपका आर एच एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ नेगेटिव वाला से ही ले सकता है। नहीं आया समझ में, समझो, फिर से समझाता हूँ। देखो, ये है हमारा आरबीसी नेगेटिव वाला का, तो नेगेटिव वाला का आरबीसी के ऊपर क्या होगा कि आर एच का जो एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव है। पॉजिटिव होता तो प्रेजेंट होता। अगर ये नेगेटिव है तो बॉडी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ अपने अंदर रखना, तो इसको बॉडी को मौका मिल गया कि ये आर एच का जो एंटीबॉडीज़ है वो अपने अंदर बना सकता है, तो वो बना लेता है। तो अगर इसके प्लाज्मा में आर एच का एंटीबॉडी है, तो इसका मतलब ये अगर कोई आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का ब्लड ले लेता है, तो जो आर एच पॉजिटिव वाला है उसका जो आरबीसी होगा उसके ऊपर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो वो जैसे यहाँ पे आएगा तो ये सारे जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं आर एच का वो उस पर अटैक कर देंगे और ब्लड क्लॉट होगा और पेशेंट डेथ कर जाएगा। तो यही मतलब है उसका कि नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव वाला से ही ले सकता है। अब देखते हैं आर एच पॉजिटिव। आर एच पॉजिटिव वाला है तो इसके पास क्या होगा, आर एच एंटीजन होगा, यानी कि आरबीसी के ऊपर आइसक्रीम बना हुआ होगा। लैक ऑफ एंटीबॉडीज़, अब जब इसके पास ये है तो जो बॉडी है अब वो चाह के भी नहीं वो एंटीबॉडी बना सकता, क्योंकि इसके एंटीजन पर है। अगर बनाएगा तो वो आपस में ही लड़ मर करके पूरा का पूरा बॉडी खत्म कर देगा, है ना। वही लिखा हुआ है हैज़ आर एच एंटीजन, अब एंटीजन है तो एंटीबॉडीज नहीं होगा, लैक ऑफ आर एच एंटीबॉडीज़, वही मतलब है। क्या लिखा हुआ है, कैन रिसीव फ्रॉम बोथ आर एच नेगेटिव एंड आर एच पॉजिटिव। आप देखिए, नेगेटिव वाला से ही लेगा, बट जो पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव से तो लेगा ही, साथ में नेगेटिव से भी ले सकता है। क्या रीज़न है, देखिए, जो इसका प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा में आर एच से रिलेटेड कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो पॉजिटिव वाला से अगर मैच करेगा तो पॉजिटिव वाला से ले ही सकता है। साथ ही साथ अगर हम लोग नेगेटिव वाला से लेंगे तो नेगेटिव वाले की प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ है, बट हमें प्लाज्मा से तो कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ आरबीसी को अलग करके लेंगे, आरबीसी को मशीन से फिल्टर कर लेंगे। तो जब यहाँ पर से ये आरबीसी आएगा तो इसके ऊपर भी क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है, ठीक है ना, कोई लफड़ा करने वाला नहीं है। एंटीजन आ रहा है ना, एंटीबॉडी तो आ नहीं रहा है। चलिए, समझ में आ गया। चलिए, क्या लिखा हुआ है, द डोनर्स ब्लड शुड नेवर हैव द एंटीजन दैट मैच द रेसिपिएंट एंटीबॉडीज़। वही बात है कि जो डोनर है, जो ब्लड दे रहा है, उसका एंटीजन लेने वाले के एंटीबॉडी से मैच नहीं करना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए, ये है हमारा फाइनल वाला ब्लड ग्रुप। चलिए अब देखते हैं एबीओ एंड आरएच सिस्टम को। तो हमने देखा था जब हम एबीओ और आरएच सिस्टम को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास 3 एंटीजन आते हैं और 3 एंटीबॉडीज़। कौन सा, लॉलीपॉप वाला, काजू कतली वाला और आइसक्रीम वाला, ठीक है। एंटीजन ए, एंटीजन बी और आरएच एंटीजन। चलिए इसको ऐसे लंबा लंबी देखिए, ऊपर से नीचे तक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया एंटीजन, ये हो गया प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो, और कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, या किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है। हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है जो ब्लड ले रहा है उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ है उसको चेक करना है, जो दे रहा है उसके आरबीसी के ऊपर के एंटीजन से, क्योंकि हम उसके ब्लड में से आरबीसी को फिल्टर करेंगे, सिर्फ आरबीसी को
जो जिसको ब्लड देना है उसके बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, तो उसके प्लाज्मा में क्या है नहीं है उससे हमें कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ए पॉजिटिव जो है पहले उसको चेक करते हैं। ए पॉजिटिव है इसका मतलब इसके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसके ऊपर आइसक्रीम प्रेजेंट होगा, है ना, RH एंटीजन। तो इसके पास 2 एंटीजन हो गया। अब 2 एंटीजन हो गया, लेकिन बॉडी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रखना, बट बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, क्या है, काजू कतली रखने के लिए। अब हमें चेक करना है कि काजू कतली किससे किससे मैच कर रहा है। जिसके एंटीजन के ऊपर काजू कतली रहेगा हम लोग वो ब्लड नहीं ले सकते हैं। क्या था हमारा रूल कि एंटीजन से एंटीबॉडीज मैच नहीं करना चाहिए, यानी कि जो ब्लड लेगा उसके प्लाज्मा का जो एंटीबॉडी है वो जो दे रहा है उसके आरबीसी के ऊपर के एंटीजन से मैच नहीं करना चाहिए। तो इसका चेक करते हैं। इसमें क्या है, इसमें काजू कतली का एंटीबॉडी है, इसका मतलब इसके पास बी एंटीबॉडी है, यानी कि ए पॉजिटिव के पास बी एंटीबॉडी होता है। अब हम चेक करते हैं किसके किसके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है, वो हम ब्लड नहीं लेंगे, ठीक है। पहले ए तो खुद से ले ही सकता है, एग्जैक्ट डुप्लीकेट होगा तो हम लोग लिख दिए ए पॉजिटिव। अब साथ में और चेक करते हैं ए नेगेटिव। क्या ए नेगेटिव के ऊपर काजू कतली प्रेजेंट है, नहीं है, तो आ जाओ भैया तुम भी देखो ए नेगेटिव यहाँ आ गया। बी पॉजिटिव के ऊपर काजू कतली प्रेजेंट है, हाँ इस पर दोनों एक आइसक्रीम भी प्रेजेंट है, काजू कतली भी प्रेजेंट है, नहीं ले सकते हैं। बी नेगेटिव के ऊपर काजू कतली प्रेजेंट है, हाँ भाई प्रेजेंट है, नहीं लेंगे। ए बी के ऊपर हाँ प्रेजेंट है, नहीं लेंगे। ए बी नेगेटिव के ऊपर हाँ प्रेजेंट है, नहीं लेंगे। ओ पॉजिटिव के ऊपर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, नहीं प्रेजेंट है, बस एक ही है तो ओ आ जाओ यहाँ पे, ओ पॉजिटिव आ गया। ओ नेगेटिव के ऊपर प्रेजेंट है, नहीं ओ नेगेटिव के ऊपर ही प्रेजेंट नहीं है, तो ओ नेगेटिव तुम भी आ जाओ, देखो ओ नेगेटिव भी यहाँ पे आ गया। कितना ईजी है, ईजी है कि नहीं। चलो अब देखते हैं ए नेगेटिव को। ए नेगेटिव यानी कि ए है तो ए के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, लॉलीपॉप प्रेजेंट है, चलो ठीक है। नेगेटिव है इसका मतलब इसके ऊपर आइसक्रीम नहीं होगा, इसके ऊपर आइसक्रीम नहीं होगा। अब आइसक्रीम नहीं होगा यानी कि RH एंटीजन नहीं होगा, तो बस ए नेगेटिव है तो बस ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, 2 एंटीबॉडीज रख सकता है इसकी बॉडी में, ठीक है, एक काजू कतली और एक आइसक्रीम वाला। चलो अब चेक करते हैं। पहला ए नेगेटिव खुद से तो नहीं सकता है, तो खुद से यहाँ पे ए नेगेटिव लिख दिए। अब चेक करते हैं ए पॉजिटिव से। ए पॉजिटिव के ऊपर ये दोनों एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए पॉजिटिव के ऊपर जो एंटीजन है वो ये एंटीबॉडी से मैच नहीं करनी चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, हमें काजू कतली और आइसक्रीम नहीं चाहिए। इसके ऊपर आइसक्रीम है लेकिन काजू कतली नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी अगर है तो नहीं चाहिए, ए नहीं चलेगा। ए नेगेटिव खुद से तो चलेगा ही। बी पॉजिटिव काजू कतली आइसक्रीम, हाँ भैया दोनों नहीं चलेगा। काजू कतली नहीं चलेगा, आइसक्रीम नहीं चलेगा, काजू कतली भी है नहीं चलेगा, इस पर काजू कतली है नहीं चलेगा, आइसक्रीम है नहीं चलेगा, यानी कि सिर्फ ओ नेगेटिव है जो ले सकता है, तो यहाँ पे ओ नेगेटिव आ गया यहाँ पे। कितना ईजी है। चलो बी पॉजिटिव को चेक करते हैं। बी पॉजिटिव यानी कि बी है तो बी है मतलब बी एंटीजन, साथ में पॉजिटिव है तो इसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट है। 2 एंटीजन हो गया इसके पास। अब इसके पास एक ऑप्शन बचा, यानी कि लॉलीपॉप वाला एंटीबॉडीज रख सकता है ये, यानी कि ए एंटीबॉडीज रख सकता है। अब चेक करते हैं। पहला बी पॉजिटिव खुद से तो लेगा ही, चलो खुद से ले लिया। अब हमें चेक करना है कि लॉलीपॉप किसके एंटीजन पे प्रेजेंट नहीं है। इस पर प्रेजेंट है, नहीं ले सकते हैं, प्रेजेंट है, नहीं ले सकते हैं, ये खुद से ले ही लिया, ठीक है। इस पर प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंट, तो बी नेगेटिव आ जाओ यहाँ पे, आ गया। चलो इस पर प्रेजेंट है, ये लॉलीपॉप वाला नहीं ले सकते हैं, इस पर भी प्रेजेंट नहीं ले सकते हैं। ओ हाँ चलो ओ आ जाओ, ओ पॉजिटिव आ गया। ओ नेगेटिव इस पर प्रेजेंट नहीं है, आ गया। मज़ा आ रहा है ना, कितना अच्छे समझ में आ रहा है। बी नेगेटिव है तो इसके पर यानी कि RH एंटीजन नहीं होगा, सिर्फ बी एंटीजन होगा। बी कौन सा था, काजू कतली वाला। एक एंटीजन हो गया काजू कतली। अब इसके पास 2 ऑप्शन हो गया रखने के लिए, एक लॉलीपॉप वाला, एक आइसक्रीम वाला। अब हमें चेक करना है कि किसके एंटीजन पे, किसके आरबीसी के ऊपर ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो। यानी हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें आइसक्रीम नहीं चाहिए। लॉलीपॉप आइसक्रीम नहीं चलेगा, लॉलीपॉप नहीं चलेगा, आइसक्रीम नहीं चलेगा, ये चलेगा। बी नेगेटिव खुद से आ गया। ए बी पॉजिटिव आइसक्रीम नहीं चलेगा, लॉलीपॉप है नहीं चलेगा, आइसक्रीम नहीं चलेगा, यानी ओ नेगेटिव, सिर्फ ओ नेगेटिव, यानी कि सिर्फ ओ नेगेटिव ही आएगा। तो ओ नेगेटिव, चलो आ जाओ यहाँ पे, देखो ओ नेगेटिव आ गया। आ रहा है बात समझ में। तो आगे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो ऐसे, तो वीडियो को पॉज की करके खुद से भी सॉल्व करना। चलिए एक हम और बताते हैं। ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव यानी कि इसके ऊपर ए एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा और साथ में RH एंटीजन भी होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो RH एंटीजन भी होगा। इसके पास 3 एंटीजन आ गए, 3 एंटीजन आ गए तो इसके मतलब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, बेचारे के पास कोई एंटीबॉडीज नहीं रख सकता है, तो इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है। अगर कोई एंटीबॉडीज नहीं है तो ये किसी को भी ले सकता है, तो ए पॉजिटिव वो भी आएगा, ए नेगेटिव वो भी आएगा, बी पॉजिटिव आएगा, मतलब सारे ब्लड, मतलब किसी से भी ये ले सकता है ब्लड, किसी से भी ये ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। ये ब्लड किसी से भी ले सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से इसको याद करना है कि ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर होता है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है वो आपको अब समझ में आ गया, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता है, क्योंकि इसके जो आरबीसी होता है, इसके आरबीसी पे तीनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब चलिए ये दोनों आप खुद से देखिएगा। और नेगेटिव को देखते हैं।
जो हमारा ओ नेगेटिव है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। नेगेटिव है तो इसमें RH एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके पास ऑप्शन है तीनों एंटीबॉडीज रखने का। तो ये अगर इसके पास तीनों एंटीबॉडीज़ है तो ऐसा कोई भी रेड ब्लड सेल नहीं है जिसके ऊपर कि ये तीनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं हो ओ के अलावा। ठीक है, तो ये भी नहीं, 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 कोई नहीं, बस ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव से ही ले सकता है। ठीक है, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। रीजन क्या है, इसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब हमें आरबीसी फिल्टर करके सिर्फ आरबीसी उसके बॉडी में इंजेक्ट करना है। तो अब भैया इसके पास कुछ है ही नहीं, ये टकलू राम है, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो ये कहीं भी चले जाएगा, तो कोई भी इसको परेशान करने वाला नहीं है कि भैया तुम कौन हो, इससे कोई भी ID कार्ड मांगने वाला नहीं है ना, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडीज में लफड़ा होता है, इसके पास एंटीजन है ही नहीं तो कोई लफड़ा नहीं होगा, तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। अगर आपके फैमिली में किसी को ब्लड का जरूरत पड़े और उसमें कोई ओ नेगेटिव है आपके फैमिली में, तो हमेशा उसका नाम नोट करके रखिएगा कि अगर ब्लड का जरूरत पड़े, इमरजेंसी में कोई नहीं मिल रहा तो उसको पकड़ लीजिएगा कि चलो भैया ब्लड दे दो। क्योंकि जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के इंसान होते हैं वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से स्टार्ट, मतलब ए पॉजिटिव से लेकर के ओ नेगेटिव तक खुद से एक बार फिर से सॉल्व कीजिए कि कैसे हम एंटीजन और एंटीबॉडीज को चेक कर रहे थे। रूल क्या था कि जो ब्लड ले रहा है उसके बॉडी में जो एंटीबॉडी, उसके ब्लड के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो देने वाले के आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन से मैच नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से समझिए एक बार। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग है जिसको वीडियो को पॉज करके आपको खुद से पढ़ना है। काफ़ी इजी है, आप एक बार रीडिंग मारिएगा आपको याद हो जाएगा, एंड बहुत सिंपल वर्ड में आपको समझाएं यहाँ पे। तो वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा और साथ में इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को जरूर से सबको सॉल्व करना है, कोई चीटिंग नहीं, सब क्वेश्चन सॉल्व करेगा।